नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर है गुजरात के अहमदाबाद से, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है, भीषण आग लगी है और आग की लपटें इतनी तेज हैं कि आसपास की दो अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी आगोश में इस आग ने ले रखा है। फिलहाल फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन आग की लपटें देखकर आप सहज ही इसकी भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। अहमदाबाद से ये तस्वीरें, दो अन्य फैक्ट्रियों में भी आग की लपटें बढ़ चली और दो अन्य फैक्ट्रियों को भी आग ने अपनी आगोश में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज हैं कि इस पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत जारी है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग की खबर और ये तस्वीरें। चलिए उन इलाकों की बात करते हैं अब ठंड के कहर की, जिन इलाकों पर नदी के बगल में रहने से कुछ और ठंड बढ़ जाती है। मसलन छपरा में अगर बात करें तो ठंड के कारण लोग परेशान हैं और कोहरे के कारण रफ्तार पर ब्रेक है। जो गाड़ियां सड़कों पर हैं उनकी लाइट जल रही है और हमारे सहयोगी जो हैं संतोष गुप्ता, उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। जो कोहरा है वो घना छाया हुआ है और गाड़ियां जो है सड़क रही है सड़कों पर। यह कहा जाए कि दिन में भी गाड़ियों के हेडलाइट जलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद, इनसे बात करते हैं कि किस तरह का ठंड यहाँ महसूस किया जा रहा है। आज सीजन का सबसे ज़्यादा कुआ आज रोड पे छाया हुआ है और आम जनता बहुत प्रभावित है। आज लगन का टाइम भी है, अब देखते हैं कि लोग कैसे अपना सब व्यवस्था करेंगे। गाड़ियाँ कैसे चल रही है यहाँ? बहुत धीमी गति से गाड़ी चल रही हैं और एक्सीडेंट होने का संभावना भी है। इस कुआ में गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही हैं और लोग लाइट के सहारे गाड़ी चला रहे हैं। कितने दिन से ठंड जो अचानक आज शुरू हुआ है? अचानक आज काफ़ी कुआ गिरना शुरू हुआ है और आज लगन भी काफ़ी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुकेश हुआ। तो मुकेश जी है जो बता रहे थे कि अचानक ये जो ठंड का कहर है शुरू हो गया है। कल तक मौसम कुछ ठीक ठाक था, लेकिन आज जो सुबह से कोहरा छाया हुआ है उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन पर असर पड़ रहा है और छपरा के लोग भी इसे छूते नहीं। हालांकि आज बिहार बंद है, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही है उस पर कोहरे का ब्रेक लग गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इधर बांका जिले का अधिकांश इलाका आज कोहरे की चपेट में है। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां लाइट जलाकर चल रही हैं, वहीं लोग अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे पर टिके हैं। लखीसराय में ठंड की मार और कोहरे ने डबल अटैक कर दिया है। कोहरे के कारण गाड़ियों को चलाने में विशेष सावधानी बरतनी पड़ रही है। यहां जैसे ही रात जैसा नजारा दिख रहा है, कोहरे से लोग परेशान हैं। लखीसराय मुंगेर NH 80 पर इक्का दुक्का गाड़ियां दिख रही हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी राकेश कुमार ने। कड़ाके की ठंड एवं कोहरे की चादर ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंगेर लखीसराय NH 80 पे। अब देख सकते हैं कोहरे की चादर पूरी तरह से फैली है, वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी है, लोग काफ़ी धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। दिन में ही रात का नज़ारा है। कुछ लोग हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद, हम इनसे बात करना चाहेंगे। क्या है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, कितनी परेशानी हो रही है बाइक चलाने में? बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। तो कभी कभी हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और हम लोग सुबह में 5 बजे कोचिंग के लिए निकलते हैं, तो परेशानी तो होता ही है, बहुत सारा परेशानी होता है। कोहरा भी है, ठंड भी है, तो काफ़ी परेशानी हो रहा है। बहुत परेशानी होता है। आगे जब आप बाइक लेके जाते हैं तो कुछ दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा है। ऐसे में मान लिया काफ़ी धीरे जाना होता होगा तो आपने सुना काफ़ी धीरे धीरे ये छात्र हैं जो कि अपने कोचिंग की ओर जाते हैं। हर सुबह कोहरे की चादर लगातार प्रत्येक दिन बढ़ते जा रही है, जिससे आए दिन हर लोगों को परेशानी हो रही है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। और मुंगेर में भी कोई यही हाल है। दिन में कोहरे के कारण रात जैसी स्थिति है। विजिबिलिटी 2 से 3 मीटर तक है। गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। मुंगेर जमालपुर मुख्य मार्ग पर कुहासे की खास मार पड़ी है। लोग सड़क के किनारे अलाव जलाकर तापते दिखे। और राजधानी पटना घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है, जिसका सीधा असर यातायात पर पड़ने लगा है। और ऐसे में मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में न्यूनतम तापमान में गिरावट और घने कोहरे छाए रहने का
पूर्वानुमान जताया है। घने कोहरे में लिपटी पटना की सड़कों का जायजा लिया रजनीश कुमार ने। बिहार में उत्तर पश्चिम और पश्चिमी हवा के प्रभाव से जहां ठंड में इजाफा देखी जा रही है, वहीं रात होते ही राजधानी पटना घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है। देखिए, आर ब्लॉक फ्लाईओवर पर मौजूद हैं और किस तरह से जो विजिबिलिटी है उसमें लगातार कमी देखी जा रही है और विजिबिलिटी घटकर 500 मीटर से 400 मीटर तक पहुंच चुका है। जाहिर है जो गाड़ियों की रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ रही है। साथ ही राजधानी पटना चारों तरफ घने कोहरे की चादर में लिपट चुका है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले 24 घंटे घने कोहरे और ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, बल्कि घने कोहरे की वजह से जो सड़क यातायात है, रेल यातायात है, साथ ही जो हवाई सेवा है वो भी प्रभावित हो सकता है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए देखते हैं दूसरी अन्य खबरें। एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गया से हथियारों की तस्करी के आरोप में राजीव रंजन उर्फ चुन्नू सिंह को गिरफ्तार किया है। राजीव रंजन सिंह मोहड़ा प्रखंड के तेतर पंचायत का मुखिया है। एनआईए की टीम ने राजीव रंजन को गया शहर के मगध कॉलोनी स्थित आवास से पकड़ा और राजीव रंजन सिंह पर मध्य प्रदेश के जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार के पार्ट्स की चोरी करने और उसके बाद चोरी के पार्ट्स से हथियार बनाने का आरोप है। हथियार की चोरी के गिरोह में वो किंग पिन का काम करता था। एनआईए की टीम राजीव रंजन से पूछताछ कर रही है और इससे पहले रंजन की गिरफ्तारी से मुंगेर में बरामद AK-47 मामले में भी हो चुकी है। मुंगेर में बरामद AK-47 को नक्सली संगठन और आपराधिक गिरोह तक मोटी रकम लेकर पहुंचाए जाते थे, जिसका इस्तेमाल नक्सली और आपराधिक संगठन सुरक्षा बलों के खिलाफ करते थे। और अगली खबर है सिवान से, जिस पर आप मुश्किल से यकीन करेंगे। आज के समय में लोग 1 रुपए भीख देने में झिझकते हैं। उसी 1 रुपए के लिए 2 लोगों के बीच मारपीट हो गई और इसके बाद दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरान करने वाली यह घटना मैरवा स्थित भगवती सिंह पेट्रोल पंप की है। महज 1 रुपए के सिक्के के विवाद में पेट्रोल पंप कर्मी और ग्राहक मारपीट पर उतारू हो गए। मामला इतना सा था कि ग्राहक ने 201 रुपए का पेट्रोल लिया था और 500 रुपए का नोट दिया था, जिसके बाद नोजलमैन ने 300 रुपए वापस कर 1 रुपए की मांग की, जिस पर ग्राहक ने 1 रुपए का छोटा वाला सिक्का दिया, जिसे लेने से नोजलमैन ने इनकार किया और इसी पर विवाद बढ़ गया और इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। डीजल भरा, 500 का नोट दिया, 300 वापिस करके बोले 1 रुपया दो। मैं 1 रुपया छोटा वाला कॉइन दिया। ये बोल रहा है कि छोटा वाला कॉइन नहीं चलता है। बोला सर मेरे पास यही है। बोले कि नहीं हमको दूसरा पैसा दो। मतलब दूसरा पैसा नहीं है। इस पे उल्टा सीधा बोलने लगे। बोले तुम्हारे औकात नहीं है 1 रुपये के लिए, ऐसा वैसा करके बाद में लफड़ा कर दिए। एक जब मैं इनका ऐसे पकड़ा, ये हमको एक चला दिया। उसके बाद उन्होंने नोजल पंप से मेरे को मार दिया। फिर मैं नोजल पंप छीन के उनको भी मार दिया। रोहतास पुलिस ने नशे के कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख का गांजा जब्त किया है। 8 क्विंटल 52 किलोग्राम का ये बहुत बड़ा खेप था, जिसे केले के ट्रक में छिपाकर आंध्र प्रदेश से बिहार लाया गया था। लेकिन सासाराम में मुफस्सिल थाने के अदमापुर में पुलिस ने इसे पकड़ा और इस मामले में गिरफ्तार 2 लोग कैमूर के कुदरा थाने के सलथुआ के रहने वाले हैं, जो ट्रक चलाकर आंध्र प्रदेश से बिहार पहुंचे थे। ट्रक पर 25 बोरा गांजा के ऊपर केला लोड किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। इनके माध्यम से जो और लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली है, वहाँ छापामारी की गई है और भविष्य में भी छापामारी की जाएगी। अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार ये एक इंटर स्टेट, मतलब यहाँ से झारखंड उड़ीसा होते हुए गए थे और आंध्र प्रदेश के पास से इन्होंने गांजा लिया था और उसी रास्ते से वापस। इधर सुपौल में कल बंद के दौरान कोढ़ा गैंग का आतंक देखने को मिला। सदर थाना क्षेत्र में जाम की वजह को देखते हुए पुलिस के इशारे पर एक शख्स ने अपनी कार पेट्रोल पंप के पास लगा दी थी और 2 मिनट कहीं चला गया। इसी बीच अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर उसमें रखे 3 लाख रुपए लेकर भाग गए। घटना लोहिया नगर चौक के पास की है। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई और इसके आधार पर पुलिस अब अपराधियों को पकड़ने में जुटी है। रहने के कारण जो है उनको पुलिस ने हाथ दिया, बोला जो आप गाड़ी साइड कीजिए, आगे जाम है।
जाम रहने का। उसके बाद एचपी का पेट्रोल पंप पर हम आके गाड़ी लगा दिए, खड़ा किए। वहीं पर खड़ा करने के बाद हम गाड़ी को लॉक करके थोड़ा बाहर गए 2 मिनट के लिए। उसी पीरियड में जो है सो कोई अन्य व्यक्ति आके मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ के मेरी गाड़ी की डिक्की से 3 लाख रुपया निकाल के भाग। और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना एम्स में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना एम्स में 5 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। आईसीयू में कोरोना के मरीजों की मौत हुई, इन्हें बेहतर इलाज के लिए रखा गया था आईसीयू में। 9 नए मरीज भी एडमिट किए गए हैं। पटना एम्स की खबर हम आपको बता रहे हैं और 13 मरीजों का आंकड़ा यह बताता है कि वे स्वस्थ हुए हैं, अपने घर वापस लौटे हैं और 13 मरीज कोरोना से ठीक होकर अपने वापस घर लौट गए। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 5157 है। तो कोरोना के मरीजों के आंकड़े में इजाफे के बाद पटना एम्स के बाद अब निजी अस्पतालों में भी आईसीयू फुल हो चुके हैं, जिससे गंभीर बीमारी से परेशान मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई। पटना के निजी अस्पताल में पास में भी आईसीयू में कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड रिजर्व हैं, जो फुल रहा है। हालांकि यह बात है कि कोविड डेडिकेटेड पीएमसीएच और एनएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में 80% बेड खाली हैं। बिहार में कोविड मरीजों का रोज आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खासकर पटना जिले की बात करें, तकरीबन 200 से 250 मरीजों में पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। ऐसे में जो निजी अस्पताल है, खासकर पारस अस्पताल, उस पर काफी दबाव बढ़ गया है। आईसीयू के सभी बेड फुल हो चुके हैं। जो गंभीर मरीज हैं उनको या तो यहां से बैरंग लौटाना पड़ता है या इंतजार करना पड़ता है। सीधे हम बात करेंगे, पारस की टीम हमारे साथ मौजूद है, पारस के एमडी भी हैं, कि आखिर फर्स्ट चॉइस क्यों बन गया है? जैसे एम्स पर दबाव बढ़ गया है, बाकी और कोविड अस्पताल है, आपके यहां आईसीयू क्यों फुल? आईसीयू इसलिए फुल है कि हमारे पास 30 बेड हैं, जिसमें 10 आईसीयू के हैं और अदरवाइज कोविड के हैं। उस 30 में हमारे पास 6 वेंटिलेटेड बेड हैं, 1 हाई फ्रीक्वेंसी है, तो 7 बेड हम उसको एक किसी वक्त केटर कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो हम नॉर्मल वाले, जो होम क्वारंटाइन वाले टाइप से, उसको हम नहीं ले पाते, जिस पे सिम्टोमोलॉजी डेवलप हो जाती है या जो सीरियस हो जाते हैं, उन्हीं को हम ले पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि लिमिटेड आईसीयू बेड्स की वजह से नेचुरली हम सबको नहीं ले सकते हैं। अगर सरकार अगर आपको अनुमति दे दे 10 से ज्यादा बेड आईसीयू के लिए, तो क्या आप तैयार होंगे? आपके पास वैसा संसाधन है? देखिए, बेड तैयार करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके लिए मैन पावर हमको चाहिए। हमारी नर्सिंग 1 to 1 होती है आईसीयू में, मेरे डॉक्टर्स होते हैं जो 1 to 4 होते हैं, 4 मरीज पे 1 डॉक्टर होता है, तो वो शायद हम फौरन तैयार नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है कि जो आंकड़ा है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है? आंकड़ा तो वृद्धि हो रही है, केसेज बढ़ रहे हैं, बट रिकवरी रेट भी बढ़ रहे हैं। जो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर ग्रेड होते हैं, तो माइल्ड ग्रेड को तो हम लोग अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन सीवियर में क्या होता है, टाइम टेकिंग कम हम लोग को मिलता है, इसीलिए हम लोग उसको ज्यादा ये नहीं कर पाते। खासकर अब जिस तरह से एसिम्प्टोमेटिक के अलावा जो भी गंभीर मरीज आपके यहाँ आ रहे हैं, कितने % मरीज एडमिट हो पाते हैं और कितने % बाहर हो जाते हैं? सर डिपेंड करता है कि हमारे पास बेड अगर अवेलेबल रहता है तो हम एडमिट करते हैं 5 to 7 डेली के, मतलब अगर आते हैं तो उसमें से अगर बेड हमारे पास अगर 2 भी है तो हम 2 भी मरीज ले लेते हैं, रिटर्न किसी को नहीं करते। जो फर्स्ट आता है उसको फर्स्ट सर्व करते हैं। है कोविड का, वो तो पूरा करना पड़ता होगा, किसी को एडमिट करते हैं? हाँ, पूरा करना पड़ता है सर। तब तक वेटिंग मतलब पेशेंट को बता दिया जाता है, अगर पेशेंट पार्टी रेडी है तो वेट करती है, नहीं तो वो अदर हॉस्पिटल। सबसे बड़ी बात यह है कि मल्टी ट्रीटमेंट यहां पर किया जाता है, यानी कोविड के साथ साथ जो बाकी गंभीर मरीज हैं उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाना पड़े, इसको लेकर बाकी जो मरीज हैं उनको भी एडमिट किया जाता है। अस्पताल की अगर बात करें तो तकरीबन 60 आईसीयू बेड हैं, लेकिन वर्तमान में कोविड के लिए महज 10 बेड हैं। यही वजह है कि यहां पर फिलहाल बेड की मारामारी चल रही है। कैमरामैन मनीष सुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। चलिए अन्य खबरों की तरफ बढ़ते हैं। दानापुर दियारा जाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पीपा पुल का निर्माण हुआ, लेकिन इसके अप्रोच पथ का काम सही तरीके से नहीं हुआ। अप्रोच पथ पर ईंट से सोलिंग कर दी गई, लेकिन अभी भी 2 किलोमीटर का रास्ता धूल और कीचड़ से भरा है। रास्ता इतना खराब है कि बाइक और साइकिल से जाना मुश्किल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 से 5 महीने तक पीपा पुल लोगों के लिए सुगम रास्ता होता है, लेकिन इसके अलावा केवल संकट की है कि हर बार अप्रोच पथ के नाम पर पैसे की घपलेबाजी होती है। थोड़ा खराब है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। थोड़ा सोलिंग हुआ कि नहीं? सोलिंग उधर हुआ है पुल का तरफ से, एनएमआई कहाँ है? नहीं, हाँ होना चाहिए। 4 महीना के लिए लगता है, खैर 4 महीने के लिए हम लोगों को सुविधा होता है, लेकिन पीपा पुल से यहाँ तक
2 किलोमीटर की दूरी है, इसमें कोई प्रावधान नहीं है, न सोलिंग का है, न ढलैया का है, न बीसीसी का है, किसी तरह का कोई साधन नहीं है। जो कि हम लोग एक बाइक लेकर आते हैं तो फंस जाता है, धूल उड़ रहा है, देख रहे हैं किस प्रकार धूल उड़ रहा है, गाड़ी भी पलट जाता है, बाजार से हम लोग सौदा भी ले जाते हैं तो इसमें फंस भी जाता है, बहुत समस्या है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार। अब आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। अनाज के भंडारण को लेकर इलाके को जो किसान हैं उन्हें जल्द ही एक बड़ी अच्छी खबर मिलने वाली है, सौगात मिलने वाली है। खाद्यान्न के स्टोरेज को लेकर मॉडर्न साइलो गोदाम बनकर तैयार है और 50,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला यह गोदाम बिहार का अपनी तरह का एक पहला गोदाम होगा। कटिहार का यह है साइलो गोदाम, जो कृषि के साथ ही कोसी सीमांचल के किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। करीब 50 करोड़ की लागत से बने इस अत्याधुनिक गोदाम की क्षमता 50,000 मीट्रिक टन की है। बिहार में अपने तरह के इस बेहद खास गोदाम का उद्घाटन जल्द ही होने वाला है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय की पहल पर शुरू की जा रही इस साइलो गोदाम में अनाज भंडारण की आधुनिक सुविधा है। इससे ऐसे किसानों को फायदा पहुंचेगा जो गोदाम की कम क्षमता के चलते अनाज का भंडारण नहीं कर पाते थे। साथ ही बिचौलियों को सस्ते दाम पर अनाज बेचने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। लेकिन इससे किसानों को इसका लाभ इसलिए मिलेगा कि जो किसान अपने अनाज को रख नहीं पाते थे गोडाउन में और वो उसको सस्ते दामों में बाजार में बेचना पड़ता था, अब वो इस अनाज को रख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसमें गेहूं है, चावल है, ये अनाज का बड़ा सेफ्टी है। अगर बाढ़ भी आ जाएगा, पूरी कटिहार डूब जाएगी, फिर भी इसको इतना ऊंचा बनाया गया है कि इसमें पानी का कोई डैम्प वगैरह नहीं आएगा। स्टील से बने इस गोदाम को रेलवे लाइन से तेजी से जोड़ने का काम भी चल रहा है, ताकि दूर दराज के इलाकों से किसान अपना खाद्यान्न यहां भेज सके। तो इस बेहद खास और आधुनिक गोदाम की खासियत पर भी नजर डाल लेते हैं। दरअसल स्टील साइलो गोदाम खाद्यान्न के थोक भंडारण की अत्याधुनिक तकनीक है। अनाज की जांच कर उसे लंबे समय तक यहां सुरक्षित रखा जाता है। सुरक्षित रखे गए खाद्यान्न का थोक परिवहन सुनिश्चित हो पाता है। इसके साथ ही पारंपरिक भंडारण की तुलना में काफी कम जमीन की आवश्यकता होती है। जाहिर तौर पर इस खास गोदाम के शुरू हो जाने से न सिर्फ सीमांचल बल्कि प्रदेश के बड़े इलाके के किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।